गुड मॉर्निंग साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी आप सभी को मोस्ट वेलकम करता हूं साथियों। और कहता है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो, कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है साथियों, बाकी नेक्स्ट चलते हैं। बायोलॉजी का क्लास चल रहा है और हम लोग बायोलॉजी की क्लास में ऑन गोइंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए, देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान। देखिए क्या है यहाँ पे, बायोलॉजी का क्लास में हम लोग सब टॉपिक्स चल रहे थे। क्या न्यूट्रिशन चैप्टर चल रहा था, और इस न्यूट्रिशन चैप्टर में, न्यूट्रिशन चैप्टर में, पोषण चैप्टर में हम लोग क्या चल रहे थे, तो फोटोसिंथेसिस चल रहे थे। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण आता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में हम लोग जाने थे क्या कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हमको क्या क्या चाहिए, एक तो CO2 चाहिए, एक तो हमको क्या चाहिए वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। और एक चाहिए आपका वाटर मिनरल, और एक चाहिए सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और ये हम बता दिए थे पिछले क्लास में ही कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 प्लस 12H2O, और यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा, और यहाँ पे आपका सनलाइट रहता है, सनलाइट रहता है। और इसके साथ साथ, सनलाइट के साथ साथ यहाँ पे सनलाइट, और सनलाइट के साथ साथ यहाँ पे क्या रहता है, तो आप देख सकते हैं अरे C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये है आपका ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कहलाता है, ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें से पेड़ पौधे क्या करते रहते हैं, ग्लूकोज बनाते रहते हैं। और ये दिन रात दोनों होता है, दिन और रात दोनों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन देखिए कि जब सनलाइट रहता है तभी तक इफेक्टिव रहता है। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश जब तक रहता है तभी तक जो है पेड़ पौधे अपना क्या करते रहते हैं, ग्लूकोज बनाते रहते हैं, ग्लूकोज बनाते रहते हैं, ग्लूकोज बनाते रहते हैं। फिर बाद में इसको एब्जॉर्ब करने का प्रयास करेंगे, कब, रात में। क्या करेंगे, रात में। एक चीज आप जानते होंगे कि सेल्यूलोज के बारे में जानते होंगे, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है,
तो सेल्यूलोज भी एक प्रकार का समझ लीजिए कि सब्सटेंस है। और ये कटिंग करने वाले, कटिंग मतलब जुगाली जो करते हैं ना, जुगाली, तो वो उस प्रकार के जानवरों में ये जो है वो पाचन होता है। ये मनुष्य में पाचन नहीं हो पाता सेल्यूलोज का। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए हमको। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं उसी को हम लोग, तो सनलाइट से, किससे, सनलाइट से। तो ये सोलर, बाय सोलर रेडिएशन, बाय सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन की वजह से ये क्या करते हैं, प्रकाश पा पाते हैं, यानी सौर विकिरण से, सौर विकिरण से। और जो सनलाइट आता है वो सनलाइट से इन लोगों को क्या मिलता है, सबसे पहले एनर्जी मिलता है। ठीक है, दूसरा, जब सोलर एनर्जी आता है तो क्या होता है, सन का जो लाइट होता है, सन का लाइट लगातार रेडिएशन करते रहती है। ठीक है, तो ये सन जो है, सन जो है, इस सन यानी सूर्य को, सूर्य में ऊष्मा का क्या कारण है बने रहने का, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये सब बहुत सारे हाइड्रोजन मिलके हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और हीलियम का मॉलिक्यूल बनाने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन बोल रहे हैं, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन लिख लेंगे आप, नाभिकीय संलयन होता है। तो ये नाभिकीय संलयन की वजह से ही जो है सन का लाइट लगातार अर्थ पे आता रहता है। और अर्थ पे आने में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 20 सेकंड लगता है। हाँ, लाइट reaches on the earth surface, earth surface to take 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, और ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को या तो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। कल हम एक चीज़ बताए थे कि जब हम लोग मैगी बनाते तो क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, मैगी, एक तो हम लोगों को पानी का ज़रूरत पड़ता है, हीट का भी ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है ना, पानी का ज़रूरत पड़ता है, हीट का ज़रूरत पड़ता है, स्पाइसेस मसालों का ज़रूरत पड़ता है, और मसाला हो गया, और उसके बाद बस। तो उसी प्रकार यहाँ पे वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल, सनलाइट,
ये सब जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। देखिए स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कौन कौन सा कहलाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया क्या कहलाता है, जरा बताइए। मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं? कितना बार बता चुके हैं। मसालों का बगीचा। बच्चा बच्चा ये बात जानता है जी सर। बोलेंगे जी सर गधा भी ये बात जानता है। तो ये है केरला, केरल। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? तो ये भी केरला में है। कहाँ पर है? केरला में, ठीक है। हाँ चलिए जल्दी से कॉपी करिए। चलिए मिटा दे रहे हैं। देखिए अब देखिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में है। किस में है? वायुमंडल में ये सब। इसका खोज किया कौन? तो इसका खोज किया, एक हाइड्रोजन भी लिख दीजिए। तो हाइड्रोजन का खोज किया है कौन? कैवेंडिश। कौन खोज किया है? कैवेंडिश। इतना बार पूछा है सवाल रेलवे में कि मत पूछिए। कैवेंडिश नाम है। क्या नाम है? कैवेंडिश। नाइट्रोजन रदरफोर्ड। कौन खोज किया है? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड खोज किया है नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का खोज किसने किया है? जे प्रिस्टले ने, प्रिस्टले। ठीक है। और हम बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ पे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है आपका सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में, और दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। ये सब बता चुका है। अब देखिए क्या कहता है कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट वो सबसे ज्यादा कौन से कलर में, सनलाइट जो है वो कौन से कलर में ज्यादा मतलब रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कौन से कलर में, और मिनिमम किस में होता है, ठीक है। आर यानी रेड, आर पी, रेड एंड ब्लू, और आर जी, ओहो जी, ग्रीन में, और एक होता है वायलेट।
रेड एंड ब्लू में, सॉरी, रेड एंड ब्लू में, और इसमें से होता है वायलेट और ग्रीन में, वायलेट और ग्रीन में। जैसे आप जानते होंगे, यहाँ से नीचे चलते हैं, विब जियोर, विब जियोर, ये रेड है, ये ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, और ये वायलेट है। ठीक है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। आप जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर चलता चला जाता है, वेवलेंथ जो है वो घटता चला जाएगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ घटता जाएगा, डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ क्या होगा, ऊपर जाने पर डिक्रीज करेगा, ऊपर जाने पर क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा, घटता जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, यही कहानी है। यानी 7 कलर होते हैं। इसमें से फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटो सिंथेसिस मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम किस में होगा, मैक्सिमम होगा रेड एंड ब्लू में, और मिनिमम होगा आपका वायलेट में। ठीक है, फिर आपको हम ये बताए थे कि जब भी हम यहाँ पे चलते हैं, मान लीजिए क्लोरोफिल का बात करते हैं, तो क्लोरोफिल जो है पर्णहरित कहलाता है, और इसका खोज किसने किया, सिम्पर ने किया था। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसको किचन हाउस ऑफ द प्लांट कहते हैं, किचन हाउस ऑफ द प्लांट कहते हैं, यानी कि रसोई घर कहते हैं, पौधों का रसोई घर, पौधों का रसोई घर कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हरित, हरित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्राधिकरण, ये एक संस्था है, और ये संस्था जो है कहाँ चलता है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है ये, और स्टेटेड 2010 में ये खुला था। स्थापना कब हुआ, 2010 में, याद रख लेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, हाँ। अब देखिए इस क्लोरोफिल जो है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में क्या होता है, फोटो सिंथेसिस प्रोसेस में
सिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो किस में होता है? पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस में होता है? पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में होता है कि नहीं साथियों? पत्तियों में होता है। लिप्स में होता है, यानी पत्तियों में होता है। पत्तियों में, पत्ता में होता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का वजह क्या है? तो क्लोरोफिल इसमें रहता है, इस वजह से क्लोरोफिल रहता है, इस वजह से इसमें से जो है पर्णहरित का होने की वजह से ही, क्लोरोफिल के होने की वजह से ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। और क्लोरोफिल भी वर्क करता है जब इसमें से मैग्नीशियम एलिमेंट मौजूद रहता है। मतलब यहाँ से हम समझा देते हैं क्या कहते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हमारा समझ लीजिए क्लोरोफिल की वजह से होता है। सबसे पहले सनलाइट आता है, सनलाइट जो है एब्जॉर्ब करता है पेड़ पौधे का पत्ता जो है वो पेड़ पौधों का जो पत्ता होता है वो पत्ता जो है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। और पत्तों में स्टार्ट होता है सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और पत्तों में क्या मौजूद रहता है? क्लोरोफिल। और पत्तों का रंग हरा रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बट द क्लोरोफिल इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम एलिमेंट जो है मौजूद रहता है पत्तों में, पत्तों के क्लोरोफिल में, इस वजह से वो हरा रहता है। लेकिन क्लोरोफिल हरा रहता है क्यों? पत्ता हरा क्यों रहता है? क्लोरोफिल की वजह से। पत्ता किस लिए हरा रहता है? क्लोरोफिल की वजह से। लेकिन क्लोरोफिल हरा कैसे रहता है? तो क्योंकि उसमें मैग्नीशियम नाम का तत्व पाया जाता है। कल भी हम बताए थे ये बात। मैग्नीशियम जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक मास 24 है। ठीक है, और ये एक समझ लीजिए कि बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिव मतलब रिएक्ट करता है बहुत जल्दी। ठीक है, अब देखिए इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है बहुत सारा। जैसे यहाँ से आप ये बात समझ गए हैं। अब देखिए वाटर पोल्यूशन में, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ हम यहाँ से लिख रहे हैं डॉप्सन इकाई, तो कल ही हम समुद्र की ऊंचाई को मापने के लिए क्या बताएं? फेदोमीटर बताए ना, फेदोमीटर। समुद्र की चौड़ाई, समुद्र की गहराई मापने का यूनिट क्या होता है? फेदोमीटर होता है। ठीक है, होता है। अब देखिए वायुमंडल में जब हम चलते हैं, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में, तो आप सभी ये बात जानते हैं एटमॉस्फेयर में कि एटमॉस्फेयर में क्या है मौजूद? तो मौजूद है आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर जो है, ओजोन का परत, ओजोन का परत, ओजोन का परत मौजूद है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। क्या होता है? O3। ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल जो है वो ओजोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजोन कहलाता है। और ये है कहाँ पे? तो इन स्ट्रेटोस्फियर में है। स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल में है। कहाँ पे है? संताप मंडल में। और ये इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट इट प्रोटेक्ट इट प्रोटेक्ट्स
प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेज, फ्रॉम यूवी अल्ट्रा वायलट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज से मतलब या हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है, पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, सूर्य की किरणों से हमें पराबैंगनी किरणों से ये बचाता है, पहला बात। और क्योंकि इसमें से क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होते चला जा रहा है, जिससे बहुत सारा गैस जो है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ये गैस उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो एसी चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, तो रेफ्रिजरेटर चलेगा या तो ये एसी चलेगा, एयर कंडीशनर इसको बोलते हैं, एयर कंडीशनर जब चलेगा तो एटमॉस्फेयर में ये सब गैस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं उपकरणों के चलने की वजह से क्लोरोफ्लोरो का लेवल बढ़ गया है एटमॉस्फेयर में। अब देखिए क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, क्योटो प्रोटोकॉल। और हम बताए थे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, और इसका संबंध है किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है, और ये ग्लोबल वार्मिंग तभी होता है जब एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और हीट का लेवल लगातार बढ़ जाए। ठीक है, पेड़ पौधे यदि कम रहेंगे तो हीट जो है बढ़े जाएगा, और जैसे 21% जो है ऑक्सीजन का यहाँ डिमांड है, लेकिन 21% से डिमांड यदि जो है वो घट जाए, बढ़ जाए, जैसे ज़्यादा हो जाए और पेड़ पौधे घट जाए, तो ऑक्सीजन का लेवल तो नीचे चला जाएगा। मतलब नीचे चले जाने की वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर में क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या होगा कि जो जमे हुए ग्लेशियर है पहाड़ों पे, वो सब पिघलने लगेंगे, और बहुत सारा वाटर जो है वो नदियों से होकर समुद्र में चला जाएगा, और वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, ताकि तटीय इलाकों में जो है वो क्या उत्पन्न हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगा, आसपास बाढ़ आने लगेगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें लोग इसमें से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें बैठक करके इस समस्या से समाधान निकाल सकते हैं। दूसरा प्रोटोकॉल है कार्टेजेना और नगोया। ठीक है, दूसरा प्रोटोकॉल है, यहाँ पे देख लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक मॉन्ट्रियल जगह भी है जो कनाडा में है साथियों, मॉन्ट्रियल जगह का नाम भी है जो कनाडा में आता है। इसमें आता है, कनाडा में आता है। वो मॉन्ट्रियल का बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध इसमें ग्लोबल वार्मिंग था, इसमें ओजोन
लेयर, ओजोन लेयर के डिप्लेशन कम करने से है, डिप्लेशन कम करने से है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है लगातार, जो है पराबैंगनी किरणें जो है वो अर्थ पे आ रही है, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि ये जो यूवी रेज है, यूवी रेज है, सन के द्वारा जो भी लाइट यानी रेज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब हॉटेस्ट है, तो वो लाइट यदि डायरेक्टली यहाँ पे अर्थ पर आ जाएगा तो बहुत सारा बीमारी हो जाएगा, जैसे स्किन कैंसर वगैरह बीमारी हो जाएगा। लेकिन यदि इस केस में हम क्या करेंगे कि यहीं पे कोई लेयर रहेगा और वो लेयर वहाँ पे कुछ सनलाइट को वहाँ पे रोक लेगा, तो इस वजह से बहुत सारा बीमारी टल जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये जो ओजोन का लेयर होता है वो सनलाइट को वहाँ पे रोकता है, ठीक है, कुछ सनलाइट को रोक लेता है ताकि डायरेक्टली नहीं आ पाता है, और वो लेयर जो है वो लगातार क्षय होते जा रहा है, डिप्लेशन होते जा रहा है, ठीक है, यानी कमजोर पड़ते जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। जैसे डिजीज में आप देख लीजिए स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर बीमारी हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, त्वचा का रोग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एक और प्रोटोकॉल है, तीसरा और चौथा। एक है नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, और एक है कार्टेजेना जेना प्रोटोकॉल। ये सब प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल, दोनों प्रोटोकॉल का संबंध जो है बायोडाइवर्सिटी से है। इसका संबंध किससे है, बायोडाइवर्सिटी से है। बायोडाइवर्सिटी में क्या देखने को मिलता है कि जैव विविधता देखने को मिलता है, जैव विविधता यानी जीव जंतुओं में विविधता क्या है, किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, जैव विविधता। और इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था क्वाइंड बाय वाल्टर जी रोजेन, वाल्टर जी रोजेन। किसने दिया, वाल्टर जी रोजेन ने दिया। इसी को लिख सकते हैं वाल्टर जी रोजेन, वाल्टर जी रोजेन ने दिया था, ठीक है, सबसे पहले। चलिए मिटा दें। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जल्दी। चलिए अब देखिए ओजोन लेयर के यहीं पे लिख देते हैं, ओजोन लेयर की चौड़ाई किससे मापी जाती है, चौड़ाई मापी जाती है, मापी जाती है किससे, डॉप्सन एक इकाई आता है, डॉप्सन, डॉप्सन, ठीक है, क्या आता है, डॉप्सन एक इकाई आता है, उसी से चौड़ाई मापी जाती है ओजोन लेयर की। जी सर, समझ गए। समझ आया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि दो ऊतक काम करता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम।
दोनों हम कल बता दिए थे ये बात कि ये दोनों ऊतक कैसे काम करता है। जाइलम ऊतक जो है वो जल और खनिज को जड़ से लेकर जाता है। जल अरे जल एवं खनिजों को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाता है। पत्तों तक पहुंचाता है। इसका काम जाइलम का क्या है? जा से जल और जा से जाइलम, तो जल और खनिजों को क्या करता है? पहुंचाता है वो पत्तों तक। उसके बाद फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि ग्लूकोज का पौधों के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना होता है। अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना होता है। मतलब ये अलग अलग हिस्सों तक ग्लूकोज बनाता रहता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है दिन रात दोनों में होते रहता है, दिन में भी और रात में भी होगा। ठीक है, दिन में जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सन के लाइट के एक्टिव फोटोसिंथेसिस, और डेड फोटोसिंथेसिस करते हैं नाइट में। ठीक है, क्योंकि जब तक सनलाइट रहता है तभी तक खाना पेड़ पौधे बना पाते हैं। तो वो जब तक सनलाइट रहता है तब तक वो ग्लूकोज का निर्माण करते रहते हैं, ग्लूकोज बनाते रहते हैं। लेकिन रात में वो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, जैसे कभी लाइट से खाना बनाता है वो देखिएगा कि लाइट जब रहता है तो पहले ही खाना बना लेता है। ठीक है, पहले खाना बना लेता है तो इसका कारण है कि नहीं होने की वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी जानिए जरा सा। कार्बोहाइड्रेट कल क्लास चलेगा आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट कितना टाइप का होता है? तो एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। इसमें से भी बहुत कुछ आता है, जैसे ग्लूकोज आप देखने को मिलेगा, ग्लूकोज, उसके बाद फ्रुक्टोज, उसके बाद लैक्टोज। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि इसमें से जरा सा बताइए कि ग्लूकोज तो फार्मूला है C6H12O6, और इसमें से ये फार्मूला लग जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट में CH2O, और यहाँ N रहेगा। N बराबर 6 बैठाना होगा तो देखिएगा आ जाएगा ये पूरा। और इसमें से एक चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि एक जीवाणु है, बैक्टीरिया जीवाणु है। ये जीवाणु क्या करता है कि मिल्क को कर्ड में बदल देता है। मिल्क को किस में बदल देता है? कर्ड में। इसका नाम क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही क्या करता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही दूध को दही में बदलता है। दूध को दही में क्या करता है? बदल देता है।
दही में बदल देता है। किस में बदलता है? दही में। और दूसरा बात, ये तो जीवाणु हो गया। और जो मिल्क होता है उसका प्योरिटी किससे हम लोग मेजर करते हैं? तो मिल्क का प्योरिटी हम लोग मेजर करते हैं लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से हम लोग। अब बताइए, इसमें से एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि कर्ड मतलब दही, इसमें से कौन सा एसिड मौजूद रहता है? तो एसिड मौजूद रहता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और नेक्स्ट का जो होगा टॉपिक्स, वो क्या होगा? न्यूट्रिशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चलेगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।